प्रिय छात्रों, हम उस भारत देश के वासी हैं जिस भारत देश की घनी संस्कृति और सभ्यता अपनी पहचान, मान और सम्मान है। आइए इस घनी संस्कृति को, आइए यहाँ की कला को, यहाँ के साहित्य को, यहाँ की परफॉर्मिंग आर्ट्स को, यहाँ के डांस को, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को, 73% विश्व का हिमालय हमारे पास है, 7500 किलोमीटर की समुद्री सीमा भी हमारे पास है, 4 खूबसूरत ऋतुएं, वाइल्ड लाइफ, डेजर्ट। आइए इस सबको हम विश्व के कोने में ले जाएं। विश्व भ्रमण से पहले आइए इस खोज को अपने देश में पूरा करें। अपने उन महान गुरुओं को जिन्होंने इस संस्कृति, इन सभ्यता को संजो कर रख रखा है, उनको प्रणाम करें और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, रूट्स टू रूट्स के माध्यम से आइए इसे सीखने का प्रयास करें। धन्यवाद रूट्स। प्यारे बच्चों, आपको आज डिजिटल मीडियम के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत सारी नई चीज़ें सिखलाने की शुरुआत की जा रही है। आप लोगों को भारतीय संस्कृति, भारतीय संगीत, क्लासिकल डांस और ड्रामेटिक्स और अन्य कई चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी और बड़े बड़े फ़नकार, बड़े बड़े उस्ताद जिन तक आसानी से ना तो पहुंचा जा सकता है, ना ही उनको आम आदमी अफोर्ड कर सकता है, वो लोग आपको इस चीज़ की सिखलाई देंगे। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। रूट टू रूट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको शुरू किया है। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं और इससे लाभान्वित हों। थैंक यू। Good morning students. Namaskar. Hope you all are doing well this morning. आपको आज हम रूट्स टू रूट्स की तरफ से विरसा के अंतर्गत एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव, एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव के साथ आपसे हम मिल रहे हैं। और शास्त्रीय संगीत जो हमारी एक विरासत है, हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति की, उससे आपको थोड़ा रूबरू कराएंगे और उसके बारे में आपको जानकारी भी देंगे। और साथ ही साथ जो आप सब में से सीखना चाहें वो हमसे अब दूर बैठकर भी हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हिंदुस्तानी संगीत के बारे में ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो आप सभी ने बहुत कई बार सुना होगा, लेकिन कुछ वजहों से, कुछ कारण से उस संस्कृति के हिस्से से आप संगीत से उतना जुड़ नहीं पाते। अक्सर आप तक वो चीज़ पहुंच नहीं पाती जो असल में आपकी ही है। शास्त्रीय संगीत एक बहुत ही अभिन्न, बहुत ही ख़ास अंग, बहुत ही ख़ास हिस्सा है हमारे भारत के इतिहास का और उसके कल्चर का। अगर हम संगीत हटा दें तो हमारा कल्चर जो है हिंदुस्तान का, वो अधूरा रह जाएगा। पूरी हिस्ट्री में हमारे देश से संगीत, योगा, ये सब चीज़ें पूरे दुनिया में गई हैं और हमारे देश में वेद पुराणों के समय से और पौराणिक काल से संगीत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप में से कितने बच्चों ने अपने घर में टीवी पर या फोटोज़ में भगवान जी की मूर्तियों में देखा होगा कि कृष्ण जी बांसुरी के साथ, आपने फ़ोटो देखी होगी कि कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं।
या आपने फोटो देखी होगी कि विष्णु जी शंख लिए हुए हैं हाथ में, और या शिव जी की फोटो देखी होगी जो डमरू लिए हुए हैं हाथ में। तो और भी बहुत से देवी देवता, सरस्वती जी की आपने अपने स्कूल में पिक्चर्स देखी होंगे जो वीणा लिए हुए हैं हाथ में, वीणा बजा रहे हैं। तो इन चीज़ों से आपको ये पता चलेगा कि हमारा जो संस्कृति है उसमें धर्म के साथ संगीत जुड़ा हुआ है। और उन लोगों के समय से, उन पुराणों में, वेदों में ये जिक्र है कि उनके ज़माने से संगीत है, और देवी देवताओं ने भी संगीत को अपना एक महत्वपूर्ण साधन बनाया हुआ था। उन्हीं से हम लोगों को ये चीज़ें मिली हैं। ये कोई इंसानी चीज़ नहीं है जो इंसान ने ईजाद की हो। इंसानों ने उसमें इनोवेशन किए हैं, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं वो हमारे धर्म में और हमारे पुराणों में और उसकी जड़ें मिलती हैं। शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं। शास्त्रीय संगीत में आपने दो चीज़ों का बड़ा नाम सुना होगा, सुर और ताल। सुर और ताल। लेकिन अगर मैं आप लोग से पूछूं कि सुर और ताल क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस आप लोग को ये वर्ड पता है, उसका मतलब नहीं पता होगा ज़्यादा करके लोगों को। सुर जो है वो नोट्स हैं। इसको मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करके डिटेल में बताना चाहूँगा। संगीत में ऐसे तो पूरा संगीत है, लेकिन इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, दो ब्रांचेस हैं। जैसे साइंस में जूलॉजी और बॉटनी दो निकल जाते हैं, बायोलॉजी में आपके दो ब्रांचेस निकलते हैं, वैसे संगीत में दो ब्रांचेस निकलते हैं। एक परकशन बेस्ड, यानी जो आपका टाइम कैलकुलेट करने वाला साइड है संगीत का, और एक होता है मेलोडी बेस, जो आपका सुर यानी नोट्स को मेजर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई गाना गाते हैं तो वो सुर का काम हुआ। जैसे आपने कोई गाना गाया तो वो सुर में हुआ। जैसे आपके स्कूल की प्रेयर होगी, हमको मन की शक्ति देना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। ये हुआ सुर का काम। इसमें नोट्स हैं। अब हम इसे किस स्पीड में गा रहे हैं, ये ताल का ब्रांच हुआ। ये दूसरी बात हो गई। जब हम इसको अगर जल्दी गा दें, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, ये हमने इसकी लय चेंज कर दी। लय माने स्पीड, लय माने उसका टाइम कैलकुलेशन। उसका जो टाइम कैलकुलेशन का जो पैरामीटर है, जैसे डिस्टेंस हम किलोमीटर से नापते हैं, हम संगीत में उसका जो टाइम ट्रेवलिंग है, जो उसका जो टाइम डिस्टेंस है, जो स्पीड है, वो हम लय से नापते हैं, लय से मेजर करते हैं, वो उसकी यूनिट है। और हम किस सुर से गा रहे हैं, ये हम नोट से, सुर से, ये सुर उसका यूनिट है। ये दो ब्रांचेस अलग हैं। तो आप कभी ये कंफ्यूज ना हो कि सुर और लय में ये एक ही चीज़ है, या संगीत माने सुर और लय। लय माने स्पीड और सुर माने जो आप अलग अलग नोट से गाते हैं। जैसे हमको मन की शक्ति देना, कोई ऐसे गाएगा, कोई गाएगा हमको मन की शक्ति देना, किसी का गला और ऊंचा है, हमको मन की शक्ति देना। ये सुर के अलग अलग जगह हुए। तो यहाँ पे सुर बदला, लय नहीं बदली। यानी जो हमने स्पीड, जिस स्पीड में गा रहे थे उसी स्पीड में गाया, बस उसकी सुर की जगह बदली। उसी तरह जब हम लय की बात करेंगे तो हम स्पीड चेंज करेंगे, सुर नहीं चेंज करेंगे। एक ही सुर में रह के अलग अलग स्पीड में गाएं तो वो लय चेंज हो जाती है। तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि सुर क्या है और लय क्या है।
अब उसके थोड़े से और आगे की बात करते हैं। शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत में मेजर दो कल्चर हैं। एक नॉर्थ इंडियन म्यूजिक जिसे हम हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं, एक साउथ इंडियन म्यूजिक जिसे हम कर्नाटिक संगीत कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे देश के डाइवर्स कल्चर का, कि एक एक स्टेट में आप अगर जाएं, हर प्रदेश में एक छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे गांव में रीजनल म्यूजिक तो बजता ही है। उस रीजनल म्यूजिक के अलावा दो बहुत बड़े बड़े संगीत शैलियां इस हमारे देश में हैं, और वो दोनों अपने आप में बहुत विराट है। जो हिंदुस्तानी संगीत है वो नॉर्थ का है, और जो साउथ में होता है वो कर्नाटक संगीत है। कर्नाटिक कहते हैं, कर्नाटिक शैली उसे कहते हैं, जिसमें आपने टीवी पर या दूसरे जगहों पे भरतनाट्यम डांस देखा होगा, ओडिसी डांस देखा होगा, और मोहिनी अट्टम देखा होगा। ये सब डांस की शैलियां हैं। कर्नाटिक वोकल सुना होगा, या परकशन में आपने मृदंगम साज सुना होगा, जो मृदंग होता है। इस तरह से वहाँ के इंस्ट्रूमेंट भी अलग हैं, वहाँ का जो संगीत का जो ढांचा है, जो पूरी शैली है, वो अलग है। और वो साउथ में बहुत गाना बजाया जाता है, इधर भी आते हैं लोग और पूरे दुनिया में उसका नाम है, लेकिन कर्नाटिक म्यूजिक शैली के नाम से उसे जाना जाता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ही शाखा, लेकिन दूसरी शैली है। हमारे नॉर्थ में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो शैली है, गाने में क्लासिकल वोकल हुआ, और इंस्ट्रूमेंट में सितार हुआ, सरोद हुआ, संतूर हुआ। आप लोग कंफ्यूज होते होंगे सितार क्या है। सितार जो ऐसे बजाते हैं, आपने सरस्वती जी वीणा बजाती हैं, आप लोग को कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि सरस्वती जी सितार बजाती हैं। नहीं, सरस्वती जी वीणा बजाती हैं। सितार उसी की तरह मिलता जुलता एक इंस्ट्रूमेंट है, थोड़ा नया है वीणा से। सरोद आपने देखा होगा, उस्ताद अमजद अली खान साहब को आपने देखा होगा टीवी पे या यूट्यूब पे या दूसरी चीज़ों पे आप जाएं, उस्ताद अमजद अली खान साहब का नाम पूरे दुनिया में है, और वो सरोद की एक आज के ज़माने में जानी मानी हस्ती हैं। वो सरोद बजाते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा जी आपने देखा होगा, वो संतूर बजाते हैं, जो गोद में रखा जाता है और स्टिक्स के साथ दो छोटे स्टिक्स होते हैं, उसके संग बजाया जाता है। ये सब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हैं नॉर्थ इंडियन यानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली के। परकशन इंस्ट्रूमेंट में तबला, पखावज और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो रीजनल म्यूजिक में यूज होते हैं, जैसे ढोलक, नाल, खोल, छोटे मोटे ऐसे बहुत सारे, ताशा, नक्कारा, ऐसे कई चीज़ें हैं। लेकिन जो क्लासिकल म्यूजिक में जो दो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, उसमें है तबला और पखावज। तबला और पखावज ये हमारे जो नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जो पूरा थ्योरी है, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। क्योंकि चाहे सितार हो, चाहे फ्लूट हो, चाहे शहनाई हो, चाहे सरोद हो, चाहे गाना हो या फिर डांस हो, सभी के साथ जो मैंने आपको कहा लय वाला जो एस्पेक्ट है, यानी जो टाइम कैलकुलेशन का एस्पेक्ट है, वो सारा तबले पे ही डिपेंड है। तो कोई गाना गा रहा है तो उसके संग तबला ज़रूर बजेगा, कोई सितार बजा रहा है तो उसके संग तबला ज़रूर बजेगा, कोई डांस कर रहा है तो उसके संग भी तबला ज़रूर बजेगा। अगर नॉर्थ का हो रहा है म्यूज़िक तब की बात मैं कर रहा हूँ। तो तबला जो है इतना खास इंस्ट्रूमेंट है कि इसी से आप, इस पे टाइम चलती है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1। इस पे हम टाइम रखते हैं, गाने वाले उस पे गाना गाते हैं, उसी को बेस बना के उसी बेस पे गाना चलता है। सरोद वाले भी यही करते हैं, सितार वाले भी, डांस वाले भी। ये तबला इतना ज़रूरी हिस्सा है हमारी नॉर्थ इंडियन शास्त्रीय संगीत का।
मैं आज आपके सामने तबला लेके आया हूँ। मैं आपको तबले से जुड़ी कुछ बातें सिखाऊंगा, बताऊंगा, शेयर करूंगा और ये भी जानना चाहूँगा कि आप लोग क्या तबले के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं। आप लोग सब मुझसे शेयर करिए और इंटरेक्ट करिए। ये तबला है, आपने इसको कई बार देखा होगा। इसको कंबाइंड रूप पे तबला कहते हैं। ऐसे ये 2 ड्रम्स हैं, ये लकड़ी का है, ये मेटल का। इसे तबला कहते हैं। इसे डग्गा या बायां कहते हैं। बायां मीन्स लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड रखा है तो इसे बायां कहते हैं। इसे तबला या दायां कहते हैं, लेकिन कंबाइंड दोनों को हम कहते हैं कि ये तबला है। पूरे साज को हम तबले के नाम से जानते हैं। आपने टीवी में देखा होगा, फोटो देखा होगा, आप में से कुछ लोग बजाते भी होंगे। जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता रहा हूं। इसका साउंड कुछ इस तरह होता है। एक हमारा ट्रेबल एक शार्प साउंड के संग होता है और एक लो साउंड के संग होता है, यानी बेस के संग होता है। तो ये कंबाइंड जब इसके हम कॉम्बिनेशंस करते हैं तो उससे म्यूजिक पैदा होता है। तबले में बेसिक्स जो हैं वो 7 शब्द माने गए हैं। 7 वर्ड्स, जो उसकी पूरी, इन 7 शब्दों में ही जैसे 7 सुर होते हैं वैसे ही तबले में 7 शब्द हैं, उसके वर्ण हैं। जैसे ABCD होता है इंग्लिश में, हिंदी में क ख ग घ अंग होता है, और उसी तरह गाने में सारे गामा पाधा नीसा होता है। वैसे तबले में 7 ही वर्ड्स हैं, 7 वर्ड्स हैं, 7 शब्दों का ये पूरा है। और उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसके परम्यूटेशंस, नोटेशंस, और उसी से हम संगीत उत्पन्न करते हैं। और बड़े बड़े कंपोजिशन, सारी चीज़ें इन्हीं 7 चीज़ों से निकली है। वो 7 शब्द क्या है? ता, दिन, ना, ते, टे। ये 5 शब्द तबले पे बजने वाले हैं। फिर से, ता, दिन, ना, ते, टे। ये दोनों एक तरह का लगता है, लेकिन ये प्रयोग अलग है इसका, इसलिए इसे अलग माना गया है। ता, दिन, ना, ते, टे, 5। बाकी 2 बाएं के यानी डग्गे के शब्द हैं, घे और का, यानी 7। ता, दिन, ना, ते, टे, घे, का, 7। ता, दिन, ना, ते, टे, घे, का, 7 वर्ड्स हैं। ये बेस है तबले इंस्ट्रूमेंट का। इस इंस्ट्रूमेंट का बेस यही है, और यहीं से जितनी भी चीज़ें आप अपनी पूरी लाइफ सीखेंगे वो यहीं से निकलती हैं। उनका जो ओरिजिन है वो यहीं से निकल रहा है। ये 7 शब्दों पे पूरा इंस्ट्रूमेंट आधारित है। इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप अपने कल्चर को, ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको रियलाइज हो, ये एहसास हो कि आपका खुद का कल्चर कितना रिच है। आप वेस्ट में जाएंगे, आप पूरी दुनिया में घूमेंगे, आपको पता चलेगा कि सभी अपनी कल्चर की इज्जत करते हुए और हमारे कल्चर को अडॉप्ट करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को की अच्छी बातें लेना चाहते हैं, सीखने की बात करते हैं और हिंदुस्तान से सीखना चाहते हैं, चाहे वो योग हो, चाहे संगीत हो, साइंस भी। बहुत कुछ हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को दिया है। कुछ वजहों से हम लोग में एक कमी है। हम दूसरे की चीज़ें तो अडॉप्ट करते हैं लेकिन अपने कल्चर को भूल कर। ऐसा पूरे दुनिया में नहीं होता। वो दूसरे की चीज़ अगर सीखते हैं तो अपनी चीज़ का भी सम्मान करते हैं। हमें ये भी चीज़ का ख्याल रखना है कि हम अपनी चीज़ का भी सम्मान करें। हमारी जो एक चीज़ ऐसी है
जो शायद 10,000 साल पहले कृष्ण जी भगवान हुए तो वो बांसुरी बजा रहे हैं, 15,000 साल पहले शायद शिव जी थे तो वो डमरू बजा रहे हैं। आज भी उनको हम पूजा करते हैं और देखते हैं कि वो ऐसे हैं, और तब भी हमको ये एहसास नहीं होता कि ये हमारे कल्चर का कितना खास हिस्सा है, और हम उसे इग्नोर करते हैं और हम सिर्फ वेस्टर्न म्यूज़िक ही महान है और वेस्टर्न कल्चर ही बड़ा है, हम इस सोच के संग आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। आप उनसे सीखिए, उनकी अच्छी चीज़ें लीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये एक ही परिवार है पूरा दुनिया जो है, और संगीत इसमें भी सारेगामा ही है, उसमें भी सारेगामा ही है, थोड़ा सा स्टाइल अलग है। खाने में भी ऐसा ही होता है, हम भी वही रहे हैं जो वो रहे हैं, लेकिन उसको बनाने का ढंग अलग होता है। तो उसी तरह संगीत में भी है, लेकिन हमें अपनी चीज़ को भूलना नहीं है। हमें अपनी चीज़ को भूलना नहीं है। इसलिए नहीं भूलना कि आज से 1000 साल बाद कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपनी संगीत सीखने के लिए दूसरे के देश में जाना पड़े, आपको अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को जानने के लिए दूसरे के पास जाना पड़े। ये बहुत शर्म की बात होगी हमारे लिए कि आपको अपने घर का नहीं पता, आपके घर की जो चीज़ थी वो आप बाहर जाके सीख रहे हो। आज हमारे देश में कितने जगह संस्कृत पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता, बहुत कम जगह है। स्कूल में भी अगर कंपलसरी है तो कुछ ही स्टैंडर्ड तक कंपलसरी होता है, और विदेश से लोग आके यहाँ संस्कृत में पीएचडी कर रहे हैं और वहाँ संस्कृत को कंपलसरी लोग आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि संस्कृत को कह रहे हैं कि सबसे पुराना लैंग्वेज। संस्कृत इज मदर ऑफ एवरी लैंग्वेज। पूरी दुनिया में ये बात पढ़ाई जा रही है, लेकिन हमें इन चीज़ों की कीमत नहीं। आज योग बाहर गया, विदेश से योगा बन के आया, तब हमने उसे अडॉप्ट कर लिया, लेकिन हमारे पास था 5000 साल से, तो हमें कोई योगा की चिंता नहीं थी। योग हो रहा है नहीं हो रहा है उसका कोई फ़र्क नहीं, बहुत कम लोग करते थे। अब घर घर योगा हो रहा है क्योंकि उसकी डीवीडी बन गई, उसका पैकेजिंग दूसरा हो गया। उसी तरह संगीत है। संगीत को आप दूसरों का भी सुनिए, उसका भी आनंद लीजिए, लेकिन अपने संगीत को ना भूलिए, क्योंकि ये बहुत रिच है। और आप मेरी बात पे भरोसा करें, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हमारी संगीत में ना हो। ये स्लो से स्लो है, ये शांति से ज़्यादा शांति भी देगा और फास्ट से भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट मुझे ऐसे मिलते हैं, कहते हैं हिंदुस्तानी संगीत जो है वो बहुत ही स्लो है। ऐसा नहीं है, शुरू से एंड तक फास्ट नहीं है। शुरू से एंड तक कोई भी म्यूजिक फास्ट होगा तो वो उसकी टोटलिटी आप नहीं देख पाएंगे, उसकी बारीकियां आप नहीं समझ पाएंगे, उसकी जो छोटी बड़ी एस्पेक्ट्स हैं उसको आप नहीं समझ पाएंगे। लाइफ जैसे है, आप हर समय तो नहीं ना दौड़ सकते, आपको वॉक करना पड़ेगा, फिर आप थोड़ा सा जॉगिंग करते हैं, फिर उसके बाद दौड़ते हैं, फिर वॉक करना होता है, थोड़ा सा रुकना पड़ता है। तो आपका जो लाइफ है उससे इंस्पायर होता है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ये पूरा लाइफ है। आप कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे लाइफ जी रहे हैं, वो पूरा आपके हिंदुस्तानी संगीत में। तो हमारा संगीत ऐसे नहीं है कि हम तुरंत शुरू हुए और 2.5-3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए दौड़ के फिर ख़त्म हो गया किसी वेस्टर्न ट्रैक की तरह और वो फिर बंद हो गया। और आपको शायद ये नहीं पता कि वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो बहुत ही पीसफुल और बहुत स्लो और बहुत सॉफ्ट मेलोडी होती है। आपको वेस्टर्न का भी ज्ञान अभी आधा अधूरा ही है, अभी उसका भी ज्ञान आपको पूरा नहीं है। मुझे ऐसे भी स्टूडेंट मिलते हैं कि हमें संगीत समझ नहीं आता। ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है जिस पे मैं बोलना चाहूँगा आपको थोड़ा सा। संगीत समझने का सब्जेक्ट नहीं है आपके लिए, संगीत का आनंद लेना है आपने। जब आप उसको सीखना शुरू करेंगे तब समझना शुरू करेंगे। सुनने के लिए समझने की जरूरत नहीं है। मुझे बजाना है तो मुझे उसे समझना पड़ेगा कि उसमें कितने मात्रा हैं, कितना लय है, क्या ताल है, क्या स्पीड है। ये सब मेरा डिपार्टमेंट है। जब आप सुन रहे हैं तो उसको आपको सिर्फ आनंद लेना है। अगर आप वेस्टर्न जैज सुने तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इसमें कितने बार्स आ रहे हैं, ये किस टेम्पो पे चल रहा है, तो आप मुझे कुछ नहीं बता पाएंगे, समझ वो भी आपको नहीं आ रहा।
आप उसको सुन रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, वही आपको इसके साथ भी करना है। तो उसको समझने की या उसका पूरा किसी भी चीज़ को समझने के लिए, एक फूल है उसका आपको खुशबू लेना है तो उसके लिए आपको तोड़ तोड़ के उसको अलग करके फिर उसको समझने की ज़रूरत नहीं है, तब तो आप लैब पहुंच जाओगे फूल को लेके, उसका आनंद नहीं ले पाएंगे आप। संगीत के साथ भी यही है, उसका आनंद लीजिए सबसे पहले, उसको सुनने का, उसको समझने का। उसको जब आप आनंद लेना शुरू करेंगे अपने आप वो समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे वो समझ में भी आएगा। पहले समझने का कोशिश करेंगे तो ना समझ में आएगा ना आनंद आएगा। बड़ा ही सिंपल है इसका लॉजिक। अब आते हैं तबले पे वापस। तबले के बारे में मैं आपको बता रहा था। अब एक इंस्ट्रूमेंट है, सिर्फ 7 बेसिक वर्ड हैं, ता, दिन, ना, ते, टे, गी, क। अब सेकंड इंटरेस्टिंग बात क्या है, आप भी सोचेंगे कि आपके हिंदुस्तान में क्या क्या है। इस एक इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ 7 शब्दों में 6 घराने हैं, 6 घराने। अब घराने क्या है? घराने का इंग्लिश वर्ड है स्कूल ऑफ म्यूजिक। जैसे आपके स्कूल का कुछ नाम है, किसी के स्कूल का कुछ नाम है, तो आप कहते हैं कि मैं डीपीएस का स्टूडेंट हूँ, या मैं बाल भारती का स्टूडेंट हूँ, या मैं इस स्कूल का स्टूडेंट हूँ। तो घराने म्यूजिक की भाषा में हर इंस्ट्रूमेंट के कुछ घराने होते हैं। तो तबले के 6 स्कूल्स हैं। सबसे पहला स्कूल है दिल्ली, दिल्ली घराना पहला स्कूल है। उसके बाद पंजाब है, वो भी एक अलग स्कूल है तबले का। उसके बाद लखनऊ है, फिर फर्रुखाबाद है, फिर अजराड़ा है और बनारस है। बनारस सबसे शुरू का घरा, मतलब सबसे लास्ट का, सबसे नया, सबसे कम उम्र का घराना है। 180-190 साल हुए इस घराने को। मैं बनारस घराने का स्टूडेंट हूँ। अब आप कहेंगे कि तबला तो वही का वही है, 7 वर्ड्स तो वही के वही हैं, फिर ये 6 स्कूल्स अलग क्यों? 6 स्कूल्स इसलिए अलग हैं कि बेसिक तो हर स्कूल में एक ही है। जैसे आपके पढ़ाई में ABCD आपको हर स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन आपके स्कूल में बोर्ड सिस्टम है। CBSE बोर्ड स्कूल है, ICSE बोर्ड स्कूल है, फिर स्टेट बोर्ड अलग होता है। जब आपकी क्लास बढ़ती है तो आपको डिफरेंस समझ में आता है कि इस स्कूल का सिलेबस अलग है, इस स्कूल का सिलेबस अलग है, इस स्कूल का सिलेबस अलग है। इसी प्रकार तबले में भी है। तबले में बेसिक तो सेम है। शुरू में आपको सारे स्कूल्स में जब आपके हाथ रखवाए जा रहे हैं, आपको बेस बनाया जा रहा है आपके हाथ का और संगीत का, तब आपको डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। जैसे जैसे आप उसमें ग्रेजुअली इम्प्रूव करेंगे और उसमें आप बड़े होते जाएंगे, संगीत को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि हर स्कूल की अपनी एक खासियत है, अपनी एक सिलेबस है, अपनी एक खामी है। हर स्कूल में, हर घराने में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ हमारे में नहीं है, वो दूसरे घराने में। कुछ अच्छी बात है जो हमारे में है, दूसरे घराने में नहीं है। और सिलेबस, कुछ कंपोजिशंस, कुछ बोल, कुछ चीज़ें जो हमारे यहाँ बजती हैं वो दूसरे घराने में बजती, कुछ दूसरे के यहाँ बजते हैं। तो इसी तरह 6 घराने में अपनी अपनी अलग कुछ बातें हैं। और ये जो सबसे नया घराना है बनारस, ये ऑलमोस्ट करीब 200 साल पुराना घराना है। और जो सबसे पुराना घराना है, सबसे नया घराना है बनारस, 200 साल पुराना। सबसे पुराना घराना जो दिल्ली है वो करीब 600 साल पुराना घराना है। 600 साल से 700 साल से ये हमारा तबला हिंदुस्तान में बज रहा है। और आपको पता है ये तबला कैसे बना? ये तबला बना है, पखावज आपने देखा होगा, गणेश जी को आपने देखा होगा पखावज बजाते हुए।
पखावज एक बड़ा सा ढोलक जैसा होता है, लेकिन ढोलक से बहुत बड़ा होता है। एक तरफ इसी तरह काली स्याही लगी होती है और एक तरफ आटा लगा के बजाया जाता है। वो हमारे वेदों का और पुराणों का बहुत पुराना साज है और उसको बीच से काट कर फिर 2 ड्रम्स बनाए गए उसको खड़ा करके बजाने के लिए बाद में, ताकि वो स्पेस भी कम लेता था, उसको थोड़ा इनोवेशन किया गया। तब ये पखावज से काट कर ये तबला बना है। तो ये तबला इंस्ट्रूमेंट इससे बना है। तो आज आपको मैंने अभी ये बताया कि 5-6 घराने हैं तबले में। संगीत में 2 शैलियां हैं, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, हिंदुस्तानी संगीत, कार्नाटिक संगीत, और सुर और लय में क्या डिफरेंस है। और उसके अलावा ये बात कि तबले में 6 घराने हैं। तबला जो है हमारे लय के ब्रांच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है। उसमें 6 घराने हैं, दिल्ली, पंजाब, लखनऊ, फर्रुखाबाद, अजराड़ा और बनारस।